नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आज दिल्ली में यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक का दूसरा दिन है। आपको बता दें, यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक का आज दूसरा दिन। अवध और पूर्वांचल के क्षेत्र से सांसद होंगे बैठक में शामिल। तो बैठक में सीएम योगी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में जारी है मंथन। बुधवार को 39 सांसद बैठक में शामिल हुए थे। आज 44 सांसद बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 44 सांसद बैठक में शामिल होंगे। साल 2022 विधानसभा चुनाव है, उससे पहले रोड मैप तैयार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। लगातार ये बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वापसी किया जाए और फिर से सरकार बनाई जाए। जैसा कि सरकार इस समय बीजेपी की उत्तर प्रदेश में है और इसी के मद्देनजर लगातार ये कोशिश की जा रही है, बातचीत की जा रही है। हर एक रणनीति पर, हर एक पहलू पर चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवध और पूर्वांचल क्षेत्र से सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो साल 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर उससे पहले ये मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो आज 44 सांसद मौजूद रहेंगे। तो खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और तमाम रणनीति बनाई जाएंगी। किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाया जाए, किस तरीके से सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाए, क्या कुछ रणनीति होगी। देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी की सियासत तय होंगी। तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। यहीं से शुरू होगी किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को साधा जाए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी राज कायम रहे। यानी सभी विपक्षी पार्टियां, अगर बात किया जाए तो लगातार साल 2022 से पहले सरकार को घेरने की कोशिश तो कर रही हैं और बीजेपी भी कोई कूर कसूर नहीं छोड़ना चाहती है। हर एक एंगल पर, हर एक पहलू पर लगातार विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उसी के बाद ये एक बड़ा मैराथन बैठक माना जा रहा है। आज दूसरा दिन है इस बैठक का। तो बैठक का आज दूसरा दिन। तो बीजेपी की बैठक कब कब हुई, आइए आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। तो 15 जुलाई को हुई थी पदाधिकारियों की बैठक। बैठक में रणनीति तैयार की गई। 16 जुलाई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और इसके बाद 17-18 जुलाई को हुई थी बीजेपी आरएसएस की बैठक। 2 दिन चली थी बीजेपी आरएसएस की अहम बैठक और इसके बाद 27 जुलाई बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और साथ ही बैठक में पीएम की सांसदों से अपील कि आप गांव में 75 घंटे सांसद रुके और इसके बाद सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, लोगों को देश की उपलब्धियां बताएं कि सरकार ने क्या कुछ काम किया है। 15 जुलाई को हुई थी पदाधिकारियों के साथ बैठक। तो साल 2022 के मद्देनजर लगातार ये कोशिश की जा रही, कब कब बीजेपी की बैठक हुई उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। तो बैठक में कौन कौन शामिल हुए, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको वो भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल। तो बैठक में कौन कौन बड़े नेता शामिल हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल इस बैठक में शामिल हुए। तो सीएम वहीं हमारे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव ने संतोष गंगवार से खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं।
इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष गंगवार जी। सर, आज जो बैठक हुई है, क्या कुछ खास रहा, क्या किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के से बात करती है, उनसे संपर्क करती है और आज सारे सांसदों से उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़ों में बात करने का फैसला लिया और आगे आने वाले समय में के कार्यक्रम और कैसे चुनाव की प्रक्रिया में हम आगे जाएंगे और किस ढंग से लोकसभा के बाद हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। सर, 2022 को लेकर क्या कुछ जिम्मेदारियां सांसदों को खास करके वो दी गई? धीरे धीरे सांसद कुछ जिम्मेदारी दी जा रही है, अपने क्षेत्र में जाए और व्यवस्थाओं में लगने का काम। एक ये कोरोना स्वयं सेवक तैयार करने की बात भी नड्डा साहब ने कही है, ताकि तीसरी वेव को रोका जा सके, उस पर जो लड़ा जा सके। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही कार्य कर रही है और हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो स्वरूप बताया उसके तहत हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का मुकाबला भी हुआ और कोरोना से बचाव भी हुआ। क्या किसान आंदोलन से निपटने के लिए कोई चर्चा हुई, कोई बातचीत हुई? मुझे लगता नहीं अब किसान आंदोलन नाम की कोई समस्या है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे संतोष गंगवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा जो है डिनर था, ये जो पूरी बैठक थी, ये अपने आप में बेहद अहम थी और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के बात हुई। वो फिर चाहे कोरोना की थर्ड वेव से लड़ने को लेकर, इसके साथ ही किस स्ट्रेटजी के साथ पार्टी को आगे जाना है, इसको लेकर के भी बातचीत हुई। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश। तो वहीं हमारे सहयोगी ने सत्यदेव पचौरी बीजेपी सांसद से खास बातचीत की। सत्यदेव पचौरी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी जी मौजूद है। सर, आज जो बैठक हुई है, किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई और क्या आगे की रणनीति तैयार हुई है? मूल रूप से संगठन को कैसे चुनाव के लिए तैयार किया जाए, बूथ स्तर तक की तैयारी, मतदाता सूची तक की तैयारी और फिर समाज को जोड़ने के लिए बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के सम्मेलन, आज इन बारे में मोटी मोटी चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर तक के कार्यक्रम फाइनल हो गए हैं। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो 5 अगस्त को होने जा रहा है, गरीब कल्याण योजना का उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो 80 लाख दुकानें हैं, प्रत्येक दुकान पर कार्यक्रम होगा, सारा संगठन उसमें जुड़ेगा, जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे, एक माहौल चुनाव का बनाने की। विपक्ष के हमलों से जवाब देने के लिए क्या कुछ काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी जो है पर चर्चा हुई है? हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं की, विपक्ष को हम लोग कुछ मानते ही नहीं। किसान आंदोलन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई नहीं। हम अपनी चुनाव की तैयारी पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे। विपक्ष पे जब समय आएगा जनप्रतिनिधि अपने आप जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है, कुछ लक्ष्य तय किया गया है कि किस तरह सांसदों को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से? सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक की तैयारी में संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और उसको विधानसभा में सम्मेलन में जाने की जो होगी, शक्ति केंद्र जो उसको दिए जाएंगे, 5-6 शक्ति केंद्रों की बैठक लेगा, ताकि एक एक रचना बूथ की पे हमारा जनप्रतिनिधि जाएगा, चाहे विधायक हो चाहे वो सांसद। बसपा सुप्रीमो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, समाजवादी अब ब्राह्मणों को लुभाने में लग गए हैं। हर कोई ब्राह्मण क्या इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि जो चाहे वो जो है अपने कब्जे में ले ले? ब्राह्मण कोई भुलावे में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी। क्या पिछड़ों और ब्राह्मणों को लेकर के कुछ कैसे कास्टेज फैक्टर को सेट करना है, इसको लेकर हम लोग जातिवाद के आधार पर कोई विचार नहीं करते हैं, पूरे समाज को, समग्र समाज के बारे में विचार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो ये थे सत्यदेव पचौरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2022 को लेकर के गहन चर्चा हुई है, सांसदों को कैसे उनके संसदीय क्षेत्र में जाना है, कैसे विधानसभा वार तैयारी करनी है, इसको लेकर के गहन मंथन हुआ है और चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। वहीं मोदी सरकार में 43 मंत्री जो नए शामिल हुए हैं, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे जुड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि वे लोगों के बीच जाएं और उनसे संवाद करें। इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन तमाम मंत्रियों को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें जन आशीर्वाद यात्रा करने के लिए कहा है, ताकि इस यात्रा के माध्यम से जनता को सीधे जोड़ा जा सके और उनसे संवाद किया जा सके। बता दें कि इसके तहत 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र कवर करने होंगे और 300 से 400 किलोमीटर यात्रा तय करनी होगी। इस यात्रा के दौरान मंत्रियों को लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में बताना होगा। इस दौरान उन्हें सामाजिक कार्यों, साधु संत, धार्मिक गुरु, साहित्यकार, शहीद परिवार और खिलाड़ियों के घरों से भी संपर्क करने के लिए कहा गया है और कई निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा 3 दिनों की होगी, जो 16, 17 और 19-20 अगस्त के बीच हो सकती है। यह भी कहा गया है कि इस चिट्ठी का सोशल मीडिया में खूब प्रचार किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बीजेपी के 43 केंद्रीय मंत्री जाएंगे जन यात्रा पर। 15 अगस्त के बाद शुरू होगी जन आशीर्वाद यात्रा। पीएम मोदी के कामकाज का प्रचार करेंगे मंत्री। तो बड़ी खबर है ये। 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र कवर करने होंगे। ये कहा गया है 300 से 400 किलोमीटर यात्रा तय करनी होगी। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताना होगा। और साथ ही 16, 17 और 19-20 अगस्त के बीच हो सकती है जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी के 43 केंद्रीय मंत्री जाएंगे लोगों के बीच में। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर कई तैयारियां की जा रही हैं। आज बागपत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंडलायुक्त और एडीजी ने तैयारियों का जायजा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम के आगमन पर भारी वाहनों को रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो एडीजी राजीव सबरवाल ने बागपत पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जिला अस्पताल समरपुर, सीएससी सियासना गांव में सफाई और जल निकासी में जुटे रहे। वहीं एडीजी और कमिश्नर ने सिसाना गांव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के आगमन के चलते भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बागपत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर। तो बागपत दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मिनट टू मिनट क्या कुछ उनका कार्यक्रम है, ग्राफिक जरिए आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रंछाड़ गांव का कर सकते हैं निरीक्षण। पुलिस लाइन में अफसरों के साथ कोरोना की समीक्षा भी कर सकते हैं। जिला अस्पताल और सरूरपुर सीएससी का निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सिसाना गांव में स्कूल के निरीक्षण के कयास भी लगाए जा रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो ये सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रंछाड़ गांव में आज रहेंगे। तो एनआईए करेगा मॉड्यूल का जांच। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से आतंकी गिरफ्तार हुए थे, एनआईए को जांच सौंप दी गई है। तो एनआईए करेगा अलकायदा मॉड्यूल की जांच। गृह मंत्रालय ने जारी किए जांच के ट्रांसफर के आदेश। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस ने लखनऊ में अलकायदा मॉड्यूल का किया था खुलासा। एनआईए करेगा अलकायदा मॉड्यूल की जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद से लगातार एनआईए इस तरफ अब रुख किया है। अब जांच एनआईए को सौंप दिया गया है। यूपी एटीएस की ये बड़ी कामयाबी थी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों को दहलाने की साजिश थी, लेकिन यूपी एटीएस ने इन आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
तो एक बार फिर से एक बड़ी खबर बीजेपी के अब पश्चिमी यूपी में सियासत से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अब पश्चिमी यूपी में सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी पिछड़ों को लामबंद करने के लिए विश्वकर्मा महासम्मेलन करेगी। बीजेपी विश्वकर्मा पूजा दिवस के मौके पर आगामी 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर पर विश्वकर्मा महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, जिसमें देश के पिछड़ी जातियों से जुड़े लोग शामिल होंगे। इसको लेकर हरियाणा के सांसद रामचंद्र से बातचीत की गई है और साथ ही बीजेपी यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की गई और इसको लेकर रामचंद्र ने पश्चिमी यूपी में विश्वकर्मा सम्मेलन में आमंत्रण के लिए जनसभाएं करेंगे। 31 जुलाई को बड़ौद शामली बताया जा रहा है कि सहारनपुर में रामचंद्र की जनसभाएं होंगी और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को रामचंद्र की मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मोदी नगर में जनसभाएं होंगी। यानी बीजेपी साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी रणनीति बनाने में जुट गई है। तो गोंडा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नदी में 3 बच्चे बह गए हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो गोंडा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिसुही नदी में 3 बच्चे बह गए हैं। 10 से 12 साल के बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और तलाश अभियान चलाया जा रहा है। पचरुखी मनोहर गांव के ये बच्चे बताए जा रहे हैं। गोंडा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिसुही नदी के बाढ़ में 3 बच्चे बहे। तीनों बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 1 घंटे से 15 गोताखोर तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों की तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च कर रही है। फिलहाल अभी बच्चों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो चाइल्ड रेस्क्यू की खबर हम आपको बता रहे हैं। बच्चों को लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बच्चे अभी नहीं मिल रहे हैं। तो गोंडा की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है एसडीआरएफ की टीम उधर हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें कि बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। बड़ी खबर देखिए, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने लगाया मारपीट का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर हापुड़ से जुड़ी हुई बच्चों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। पहले बच्चों के बीच विवाद था और यह विवाद बड़ों तक पहुंच गया, जिसके बाद खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जमकर लाठी डंडे चले। 2 पक्षों के बीच करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। गांव के प्रधान ने लगाया घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज चल रहा है। आगरा से एक खबर है, बेहद ही चौंकाने वाली खबर ये कि एक महिला थी जिसको उसके भाई ने ही मार दिया। जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो पता चला हत्यारा कोई और नहीं, महिला का चचेरा भाई है। खबर आगरा से है, रिपोर्ट देखिए। वो खुद को बेहद शातिर समझता था, खाकी को चकमा देना चाहता था। खाकी के आगे ईक न चली। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, चचेरा भाई ही निकला कातिल। अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों न समझे, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। किसी भी अपराध की काली कहानी
गढ़ने से पहले अपराधी खुद को बेहद शातिर समझता है कि बंद कमरे में किए गए अपराध के बारे में कोई नहीं जान पाएगा और वो बच जाएगा। लेकिन हर अपराध और अपराधी अपने पीछे गुनाह के निशान छोड़ जाते हैं और इन्हीं निशान का पीछा कर खाकी गुनाहों तक पहुंचती है और करती है बड़ा खुलासा। आगरा की मर्डर मिस्ट्री की कहानी भी कुछ ऐसी है। भाई ही निकला कातिल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के आगरा जिले की है, जहां रेखा राठौर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रेखा राठौर सहित 3 मासूम बच्चों को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन जब पुलिस हत्या के तह तक पहुंची तो आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला का चचेरा भाई ही निकला। आगरा के कोतवाली क्षेत्र के कुंचा साधुराम में रेखा और उसके 3 बेटों की हत्या घर में लूट के लिए की गई थी। वारदात को रेखा के रिश्ते में भाई लगने वाले संतोष राठौर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोतवाली में हुई थी, जिसमें महिला रेखा की और उसके 3 बच्चों की वंश, पारस और माही की हत्या कर दी गई थी गला रेत कर। फाइनली इसमें पुलिस ने ब्रेक थ्रू हासिल किया है और एसएसपी आगरा, उनकी टीम, सीओ कोतवाली और इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगभग 15-20 लाइनें थी, हमारे पास ब्लाइंड केस था। सारी लाइंस में एलिमिनेशन थ्योरी के आधार पर ये लोग काम करते रहे और सीओ इंस्पेक्टर कोतवाली दोनों की मैं तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने नॉन स्टॉप इस पर काम किया है। बीइंग अ लेडी इसने बहुत मेहनत की है और इस केस का फाइनली खुलासा हुआ है, जिसमें संतोष राठौर, अंशुल राठौर और वीरू वाल्मीकि, ये 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। दरअसल 21 जुलाई की दोपहर रेखा राठौर और उनके 3 बच्चों की घर में ही हत्या कर दी गई थी। पुलिस तभी से मामले की पड़ताल कर रही थी। शक होने पर जब पुलिस ने चचेरे भाई संतोष को हिरासत में लिया, वो वारदात का खुलासा कर दिया। हत्या करने के बाद आरोपी ने 3 घंटे तक घर में जमकर लूटपाट की। पुलिस ने संतोष के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।